नमस्कार, मैं हूं विद्यानाथ झा। राष्ट्रगर्व में आपका स्वागत है। राष्ट्रगर्व हमारा वो खास प्रयास जिसका मकसद हर भारतवासी को उन अनसुनी अनजानी कहानियों से रूबरू करवाना है जो राष्ट्रगर्व की जीवंत मिसाल भारत का गौरव है और दुनिया में हमारी एक अलग पहचान बनाता है। राष्ट्रगर्व की शुरुआत आज नेपोलियन बोनापार्ट की एक मशहूर कहावत से कर रहा हूं जो आज भी दुनिया के हर सेना प्रमुख की जुबान पर रहती, जंग की प्लानिंग के दौरान उनके दिलो दिमाग में रहती। नेपोलियन की वो मशहूर कहावत है, युद्ध में ईश्वर उसी की तरफ होता है जिसके पास बेहतर तोपखाना होता है। नेपोलियन की कहावत मैंने आपको इसलिए सुनवाई क्योंकि आज मैं आपको भारतीय सेना की आर्टिलरी यानी कि तोपखाने में हुए बदलाव की वो हैरत अंगेज कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको राष्ट्रगर्व से भर दे। भारतीय सेना के तोपखाने में कई शक्तिशाली और आधुनिक तोपें शामिल हैं जो दूर बैठे दुश्मनों और उनके बंकरों को नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखते हैं। वर्तमान में भारतीय सेना का प्राइम फोकस स्वदेशी और लंबी दूरी की तोप पर है। भारतीय तोपखाने की बात करें तो बोफोर्स घोटाला भी आपको याद होगा जिसके कारण 1989 में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिर गई। उस घोटाले के बाद लगभग 30 साल तक भारतीय सेना को एक भी आधुनिक तोप नहीं मिली। भारतीय तोपखाने की वो तस्वीर मोदी सरकार ने पिछले एक दशक में इस तरह बदल दी है कि दुनिया हैरान है। साल 2012-13 जो देश तोपों के लिए विदेश पर निर्भर था वो आज आर्टिलरी पावर में दुनिया के सामने आत्मनिर्भर भारत की मिसाल बन चुकी है। भारत आज 100 से ज्यादा देशों को हथियार एक्सपोर्ट करता है। भारत में बनी तोपें और गोला बारूद उसका अहम हिस्सा है। हमारी मॉडर्न तोपें सऊदी अरब, आर्मेनिया से लेकर दुनिया के कई देशों की सेना की ताकत बन चुकी है और भारतीय सेना के तोपखाने की तो पूरी दुनिया इस वक्त कायल है। यह बदलाव हर भारतीय को और भी राष्ट्रगर्व से भरने वाला है। पूर्वी लद्दाख का चुशूल, न्योमा, डेप्सांग, गलवान घाटी या पैंगोंग झील का इलाका हो या उत्तराखंड में चमोली की बाराहोती और नीति घाटी या फिर उत्तरकाशी की नीलंग घाटी और भैरव घाटी। पूर्वोत्तर में एलएसी से सटे अरुणाचल के तवांग और वेस्ट कामेंग जैसे जिले और कामराला के इलाके या सिक्किम से लगा ट्राई जंक्शन वाला डोकलाम का इलाका। हाड़ कपा देने वाली माइनस की ठंड, अचानक बदलने वाले मौसम, दुर्गम भौगोलिक बनावट वाले इन इलाकों में भारतीय सेना ने नई ताकत से मोर्चा संभाल रखा है। चीन की सीमा यानी एलएसी से इन दुर्गम इलाकों में आजादी के बाद 7 दशकों तक दुश्मन से निपटने की चुनौती बड़ी थी। वहां अब तस्वीर बदली हुई है। चीन की स्माइल स्लाइसिंग यानी धीरे धीरे जमीन कब्जाने की रणनीति के सामने भारत ने इन इलाकों में लोहे की दीवार खड़ी कर दी है, जहां K9 वज्र, T90 भीष्म, M777 होवित्जर और धनुष जैसी हमारी अत्याधुनिक तोपों ने मोर्चा संभाल रखा है। – 2020 के गलवान संघर्ष के बाद से भारतीय सेना ने एलएसी पर अपनी तैनाती के तरीके में जो क्रांतिकारी बदलाव किए उसने दुश्मन की घुसपैठ वाली साजिशों पर पूरी तरह से नकेल कस दी और इसके पीछे बड़ी ताकत हमारी आर्टिलरी बनी, जिसके मॉडर्नाइजेशन का बड़ा अभियान मोदी सरकार ने शुरू किया था। राष्ट्रगर्व की इस महत्वपूर्ण कहानी की परतें आगे खोलेंगे, लेकिन पहले ड्रैगन पर नकेल कसने की वो कहानी जिसके कारण चीन को भारत की सीमा विवाद पर चर्चा के लिए बातचीत की टेबल पर आना पड़ा। अक्टूबर 2024 में एक बड़ा कूटनीतिक समझौता हुआ जिसके तहत देपसांग और डेमचोक जैसे इलाकों से चीनी सेनाओं को पीछे हटना पड़ा
भारतीय सेना ने इन इलाकों में 2020 से पहले वाली स्थिति में फिर से गश्त शुरू कर दी। अगस्त 2025 और फरवरी 2026 में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हाई लेवल मीटिंग हुई और अब सीमा विवाद के स्थायी समाधान के लिए चीन एक्सपर्ट ग्रुप बनाने के लिए जिस तरह राजी हुआ वो भी राष्ट्र गर्व की कहानी है। आपको ये तस्वीर याद होगी जब जून 2020 में गलवान में कर्नल संतोष बाबू समेत 20 भारतीय सैनिकों ने अपनी शहादत देकर चीनी घुसपैठ को नाकाम किया था। तब विदेशी न्यूज एजेंसियों की रिपोर्ट थी कि चीन के 45 सैनिक गलवान झड़प में मारे गए थे और 20 से ज्यादा बुरी तरह घायल हुए थे। अपनी नाक बचाने के लिए चीन ने तब अपने 4 सैनिकों की मौत की बात कबूली थी, जिस पर चीन में भी हल्ला मच गया था। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने तब हमले के इरादे से LAC पर भारतीय रेजिमेंट के सामने भारी टैंक रेजिमेंट की तैनाती कर दी थी। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने पहली बार लद्दाख में 17,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर अपने मॉडर्नाइज्ड टैंकों और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को उतार दिया, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहा जाता है। भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टरों ने धनुष और M777 अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर तोपों को चंद घंटों में इस ऊंचाई पर पहुंचाकर चीन को चौंका दिया, उसकी सरप्राइज एलिमेंट वाली रणनीति को ध्वस्त कर दिया। भारत ने पूरे LAC पर 500 से ज्यादा ऐसी तोपें तैनात कर दी जिनके अचूक वार और अटैकिंग पावर की जानकारी चीनी सेना को थी। तोपों के इस मिरर डिप्लॉयमेंट यानी बराबर की तैनाती ने चीन को यह संदेश दिया कि भारत किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। 3 जुलाई 2020 को पीएम मोदी ने लद्दाख के फॉरवर्ड पोस्ट नीमू पर पहुंचकर चीन को इसका डायरेक्ट मैसेज भी दे दिया था। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। मारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। यहीं से तस्वीर बदलनी शुरू हो गई। चीन की आक्रामकता ढीली पड़ने लगी। इस्माइली स्लाइसिंग में चीनी सैनिक अक्सर बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों के साथ आगे बढ़कर घुसपैठ की कोशिश करते हैं, लेकिन 17,000 फीट की ऊंचाई वाली चोटियों पर तैनात K9 वज्र और धनुष जैसी तोपें डायरेक्ट फायर मोड में दिखी, जिसका मतलब था दुश्मन अगर आगे बढ़ा तो उसके टैंक और बंकरों को तबाह करने में चंद सेकंड भी नहीं लगेंगे। खास बात यह है कि भारतीय सेना की आर्टिलरी में तेजी से इजाफा हुआ है। पिछले 11 सालों में सेना को और मॉडर्न और मजबूत करने पर सरकार का जोर है और उसका असर भी बड़े स्तर पर देखने को मिल रहा है। अब भारत सेना के हथियारों के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं है, बल्कि भारत में ही प्रोडक्शन की जा रही है, जिससे आत्मनिर्भर भारत का संकल्प साकार होता जा रहा है। हमें गर्व है कि पिछले 1 दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है। हमारी सेनाओं ने हजारों ऐसे सामानों की लिस्ट बनाई और तय किया कि अब ये सामान बाहर से नहीं मंगवाया जाएगा। नतीजा ये हुआ कि सेना के लिए जरूरी ज्यादातर साजो सामान अब देश में ही तैयार होने लगा है। पिछले 11 वर्षों में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 3 गुना से ज्यादा हो गया है।
पिछले साल तक ये रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गया है। ऑपरेशन सिंदूर में भी भारतीय सेनाओं ने आर्टिलरी के दम पर पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए और दुश्मन ने वक्त से पहले ही घुटने टेक दिए। भारतीय सेना की जांबाजी ने, तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। लगातार मोदी सरकार रक्षा का बजट बढ़ा रही है और एक से एक आधुनिक हथियार सेना के बेड़े में जोड़े जा रहे हैं। भारतीय थल सेना अपनी मारक क्षमता और मैकेनाइज्ड फायर पावर को एक ऐसे अद्भुत स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रही है जो पिछले कई दशकों में नहीं देखा गया। इस बीच बड़ी खबर यह है कि सेना जल्द ही 300 से ज्यादा K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर तोपों की खरीद के लिए रक्षा मंत्रालय से मंजूरी मांगने जा रहे हैं। इस मेगा डिफेंस डील की अनुमानित लागत लगभग 23,000 करोड़ आंकी जा रही है। इस बेहद अहम प्रस्ताव को इसी हफ्ते रक्षा खरीद बोर्ड के सामने समीक्षा और मंजूरी के लिए रखे जाने की पूरी संभावना है। यदि इस सौदे को रक्षा मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी तो इसका सीधा ठेका भारतीय निजी क्षेत्र की दिग्गज डिफेंस कंपनी लार्सन एंड टूब्रो को मिलेगा। यह भारत के रक्षा इतिहास के सबसे बड़े तोपखाना खरीद कार्यक्रमों में से एक माना जा रहा है। L&T दक्षिण कोरिया की रक्षा कंपनी हनवा एरोस्पेस के साथ तकनीकी साझेदारी में K9 वज्र का निर्माण भारत में कर रहे हैं। इससे सेना की ताकत बढ़ने के साथ साथ मेक इन इंडिया और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूती मिलेगी। इस नए ऑर्डर के बाद भारतीय सेना के पास मौजूद और ऑर्डर पर लगी K9 वज्र तोपों की कुल संख्या 500 से ज्यादा हो जाए। इतनी बड़ी संख्या में आधुनिक सेल्फ प्रोपेल्ड तोपों की तैनाती से भारतीय आर्टिलरी की मारक क्षमता में बड़ा इजाफा हो। भारत ने साल 2017 में करीब 4500 करोड़ रुपए में 100 K9 वज्र तोपों का पहला ऑर्डर दिया। इनकी डिलीवरी 2021 में तय समय से पहले ही पूरी कर दी गई। शुरुआत में इन्हें राजस्थान और गुजरात के रेगिस्तानी इलाकों में तैनात किया गया था। इसके बाद दिसंबर 2023 में करीब 7,600 करोड़ रुपए की लागत से 100 और तोपों का ऑर्डर दिया गया। भारत ने आज लद्दाख से अरुणाचल तक अपनी आर्टिलरी की बफर जोन बना रखा है, जिससे चीन पर दबाव बना रहता है। इन इलाकों में चीन पहले बेखौफ होकर नया ढांचा या सड़क बनाया करता था, लेकिन अब वो इसके लिए 100 बार सोचता है और जानता है कि उसके सैनिक और हथियार भारत की मॉडर्न आर्टिलरी के सीधे निशाने पर हैं। चीन को हमारी सैन्य ताकत का यह एहसास होना हमारे राष्ट्र गर्व की एक कहानी। सन 1962 में चीन ने धोखे से हम पर हमला बोला था। उस लड़ाई में भारत की हार का कारण साहस की कमी नहीं, बल्कि पुराने हथियार, LAC के इलाके में सड़कें और पुल का खराब बुनियादी ढांचा और रणनीतिक नेतृत्व की चूक थी। आज भारत उन कमियों को दूर कर चुका है। साल 2014 तक भारतीय सेना की जो आर्टिलरी पुरानी बोफोर्स और रूसी तोपों पर निर्भर थी, वो आज वन नेशन वन कैलिबर की रणनीति पर चल रही है। टारगेट क्लियर है, साल 2042 तक पूरी सेना के पास केवल आधुनिक और स्वदेशी तोपें होंगी। इनकी शुरुआत 2014 में ही हो गई थी, जब दशकों तक नई तोपें ना मिलने के बाद भारत ने बोफोर्स के हाथ से बने पुराने ब्लूप्रिंट को ठंडे बस्ते से निकाला और उसे डिजिटल 3D मॉडल्स में बदला और पूरी तरह अपग्रेड किया। धनुष का निर्माण वहीं शुरू हुआ जहां कभी बोफोर्स की मरम्मत होती थी, यानी कि जबलपुर की गन कैरेज फैक्ट्री में। इस तरह भारत का पहला और पूरी तरह स्वदेशी तोप धनुष दुनिया के सामने आया। धनुष 155 mm की 45 कैलिबर की मॉडर्न तोप है। नए बदलावों से इसकी मारक क्षमता 38 किलोमीटर हो गई, जो पुरानी बोफोर्स से लगभग 1.5 गुनी ज्यादा है। इसमें स्मार्ट इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम INS लगा है,
जिससे ये तोप जिस इलाके में तैनात है उसकी पूरी जानकारी रखता है। धनुष मॉडर्न फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है, यानी ये हवा की गति, तापमान और दूरी का हिसाब लगाकर सटीक निशाना लगाती है। इसमें थर्मल इमेजर और लेजर रेंज फाउंडर लगा है। इसकी वजह से घने अंधेरे, धुंध या धूल भरे मौसम में भी दुश्मन को साफ देख सकती है और सटीक हमला कर सकती है। ये बस्ट मोड में 15 सेकंड में 3 गोले और इंटेंस मोड में 3 मिनट में 15 गोले दाग सकती है। सियाचिन और लद्दाख जैसे बेहद ठंडे और हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों के साथ साथ राजस्थान के बेहद गर्म रेगिस्तानों में हुए दर्जनों परीक्षण में धनुष ने अपनी जबरदस्त ताकत साबित की और 2019 से भारतीय सेना की आर्टिलरी का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। इसी तरह भारत ने दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर 2017 में K9 वज्र तोप का निर्माण शुरू किया, जो सेल्फ प्रोपेल्ड गन है, 43 किलोमीटर तक मार करती है, सिर्फ 15 सेकंड में 3 गोले दाग सकती है। K9 वज्र पूरी तरह से स्टील आर्मर में है। इसके अंदर बैठे सैनिकों पर दुश्मन की गोलियां, मोटार के छर्रों और यहां तक कि परमाणु, जैविक, रासायनिक हमलों का भी असर नहीं होता। K9 वज्र टैंक की तरह ट्रैक पर चलती है। ऊबड़ खाबड़ रास्तों और रेगिस्तान में भी इसकी रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये तोपें रेगिस्तान के लिए आई थी, लेकिन 2020 में चीन के साथ तनाव के बाद भारतीय इंजीनियर्स ने रातों रात इसके इंजन और सिस्टम को पहाड़ों की भीषण ठंड के मुताबिक ढाल दिया। आज ये ऊंचाई वाले इलाकों में भारत की बड़ी ताकत है। इसी तरह भारत ने ATAGS तोप विकसित की है, जिसे मेक इन इंडिया का सुपरस्टार कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मॉडर्न तोपों में गिनी जाती है। इसकी रेंज 48 किलोमीटर तक है। ये 30 सेकंड में 5 गोले तक दाग सकती है, जो एक ही समय में निशाने पर गिरते हैं, जिससे दुश्मनों को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। भारत में बनी ये तोपें स्वदेशी सिस्टम एक्सेस यानी आर्टिलरी कॉम्बैट कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से लैस है, जिससे दुश्मन को देखने से लेकर उसे उड़ाने तक का समय मिनटों से घटकर सेकंड में आ गया है। भारतीय तोपों में इस्तेमाल होने वाली स्वदेशी गोले भी स्मार्ट हैं। ये फायर होने के बाद हवा में अपना रास्ता बदल सकते हैं, लेजर गाइडेंस के मुताबिक दुश्मन को टारगेट कर सकते हैं। भारतीय सेना के तोपखाने को 2014 के बाद जिस तरह से माउंटेन वॉरफेयर यानी कि ऊंचे पहाड़ों पर होने वाली जंग के लिए अपग्रेड किया गया था, जिस तरह तोपों के गोलों को लंबी दूरी तक मार करने वाला और अचूक निशाना लगाने वाला बनाया गया और उनके साथ मॉडर्न वेपन लोकेटिंग रडार स्वाति को कनेक्ट किया गया। स्वाति सीधे टैंकों के अंदर नहीं लगा होता है, बल्कि यह शक्ति आर्टिलरी कॉम्बैट कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के जरिए टैंकों और तोपों से नेटवर्क के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है। लद्दाख, अरुणाचल में चीन के भारी तोपों की तैनाती कर रखी है, जिसका तुरंत मूवमेंट आसान नहीं था। ऐसे में स्वाति रडार ने दुश्मन पर मार करने की इंडियन आर्टिलरी की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। चीनी आर्टिलरी को डर रहता है कि अगर उन्होंने एक भी गोला दागा तो स्वाति रडार उसकी ट्रेजेक्ट्री को ट्रैक कर उसका सटीक लोकेशन बता दी और फिर भारत की आर्टिलरी चंद सेकंड में उनके पूरे बेस को उड़ा दी। इसी डर ने आखिरकार उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। सेना का आधुनिक हथियारों से लैस होना समय की जरूरत है और आधुनिक हथियार देश में बने ये सशक्त भारत के लिए जरूरी है। ऐसी ही एक और राष्ट्र गर्व के विषय के साथ कल फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन आज रात 8:50 पर आपसे मिलूंगा न्यूज की पाठशाला।